हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा FT सेकंड RMG6 कोड F का केमिस्ट्री वाला पोर्शन में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके टॉपिक है बच्चे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर। आइए बेटा करते हैं डिस्कस अपन। क्वेश्चन नंबर 51 है बेटा, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड हीलियम गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। डिफ्यूजन की बात कर रहा है बेटा, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप अप्लाई करेंगे, जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ मोलर मास के। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन रेशियो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, मोलर मास इनवर्स रिलेशन में है, तो मीथेन का मोलर मास कहाँ जाएगा बेटा, नीचे, और हीलियम का मोलर मास आ जाएगा ऊपर। सोल्व करेंगे आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 107। देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर 100 और उससे ऊपर के लिए IUPAC ने क्या सिंबल दिए बेटा, 0 के लिए बोला गया है नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए बेटा एन। और नाम के लास्ट में जोड़ना है बच्चे क्या, ईएम। समझिए इसको, 107 है तो बेटा 1 के लिए क्या लिखा जाना है, 1 के लिए अन लिखेंगे, 0 के लिए आप लिखेंगे नील, और 7 के लिए लिखा जाएगा सेप्ट, और लास्ट में आ जाएगा बेटे क्या, ईएम। तो नाम हो जाएगा बेटा इसका अननील सेप्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एका सिलिकॉनिस। देखिए बेटा, सिंपल से याद रखने के लिए मैं बताता हूं आपको भाई, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। और एक आ जाता है बेटा काशी गए शंकर प्रभु, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो एक्चुअली जो मेनलीफ की टेबल थी उसमें इन दोनों की जगह यहां पर खाली रखी गई, और जो यहां पर स्पेस खाली था उन्हें नाम भी दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया बेटा, ए का एल्यूमिनियम, और इसे क्या नाम दिया गया बच्चे, ए का सिलिकॉन। तो सिंपल सा याद रखने के लिए क्या होगा भाई, आप अच्छे जानते हो बैंगन, आलू, गाजर, ये ट्रिक अपन बोल देते हैं जहां पर ये आपको गैलियम मिलता है। तो वास्तव में ए का एल्यूमिनियम तो क्या है, गैलियम है। और काशी गए ये जर्मेनियम, तो ए का सिलिकॉन क्या है बेटा, इसमें से जर्मेनियम वाला केस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच डज नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप। देखिएगा बेटा, डायगोनल रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कि लिथियम का डायगोनल रिलेशन है मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम का है एल्यूमिनियम के साथ में, बोरोन का है सिलिकॉन के साथ में डायगोनल रिलेशन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखने को मिलती है बच्चे। लिथियम का हो गया मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का हो गया एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का हो गया सिलिकॉन के साथ। तो कौन सा ऐसा पेयर है बेटा जो डायगोनल रिलेशन में नहीं है, कार्बन एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडरवॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस इज। देखिएगा बेटा, वंडरवॉल इक्वेशन की बात करी जाए तो क्या इक्वेशन है, P प्लस AN² बाय V² V माइनस NB बराबर NRT, जहां पर बेटा N क्या है, मोल। सवाल में आपको कह दिया गया कि 1 मोल के लिए आपको सोल्व करना है, तो N की वैल्यू कितनी पुटअप कर देंगे आप, 1 पुटअप कर दीजिए, तो P प्लस A बाय V² बचेगा यहाँ पर, क्योंकि N का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, V माइनस B बचेगा, और यहाँ आ जाएगा RT।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT। आंसर हो जाएगा आपका इसमें थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिएगा बेटा, चार आपके पी ब्लॉक में ऑक्साइड्स हैं सिलेबस में, न्यूट्रल ऑक्साइड में CO, NO, N2O और साथ में बच्चे H2O। ये आ जाएंगे किस में, न्यूट्रल ऑक्साइड्स में बेटा। तो आंसर तो आपका इसमें हो गया CO। रही बात इन तीनों की, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है बेटा। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली नेचर में कैसे होते हैं बच्चा, एसिडिक। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है बेटा, ये भी नेचर में कैसा है, एसिडिक। जबकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है नेचर में बेटे, वो होता है एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन VRMS, V एवरेज एंड VMP। सुनिएगा, VRMS फॉर्मूला 3RT बाय मोलर मास का होल रूट, V एवरेज की अगर बात करी जाए 8 अपॉन पाई RT बाय मोलर मास होल रूट, और V मोस्ट प्रोबेबल की बात करी जाए तो बेटा 2RT बाय M का होल रूट। अगर देखा जाए तो बच्चे तीनों के ही केस में बेटा क्या RT मोलर मास कॉमन है, तो जब तीनों का रेशो चेक किया जाएगा तो ये तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। कंडीशन क्या बच के आ जाएगी बेटा, इसके बाद में आपके पास में ये रह जाएगा √3, ये रहेगा बेटा √8 अपॉन पाई, और ये बचेगा √2 जब तीनों का रेशो चेक कर रहे हैं। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी रहनी है, फिर इसकी रहनी है और फिर इसकी रहनी है। तो बेटा VRMS मैक्सिमम होगा, फिर V एवरेज होगा, फिर VMP आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू भी बच्चे ज्यादा रहेगी। और अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपको एक समराइज वे में बताऊं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का ऑर्डर, तो बहुत सिंपल सा है बेटा। क्लोरीन सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, ये एक रेंज है। ये मैंने वो एलिमेंट्स लिख दिए हैं बेटा जो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं। दैट मीन्स क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होगी। अगर यहां पर जो चार ऑप्शन उसमें से देखे जाएं, क्लोरीन आपको दिया हुआ है, एक आपको फ्लोरीन दिया हुआ है बेटा, एक आपको सल्फर दिया हुआ है और एक आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो उस हिसाब से बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखिएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट एलिमेंट अरेंज करें। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, इनमें साइज का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होता चला जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाने के कारण। कौन कौन से चार एलिमेंट आपको गिवन है बेटा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, यही चारों गिवन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें बच्चे, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट जस्ट बिलो। अगर पहचाने पूरा एटॉमिक नंबर भी इसका काउंट कर लें आप बेटा, तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन किसका होता है बच्चे, ऑर्गन का।
इनर्ट गैसेज अगर मैं लिखूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, बेटा तो बताइएगा इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो बच्चे 18 और जस्ट उसके बिलो में कौन सा आंसर है बेटा? 36 आ जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग साइज अगर पहचाने तो क्या ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा? सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज की अगर बात करें बेटा, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज is inversely proportional to positive charge and directly proportional to negative charge। तो यहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है बेटा? सल्फर पे। तो यहां पर S-2 सल्फाइड आयन की साइज सबसे बड़ी होगी। देन उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा? क्लोराइड आयन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? सीधा सीधा ये फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें आसानी से आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और Na+ बना। यहां डेल्टा H आयनाइजेशन कितना दिया हुआ है बेटे? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ पहचाने। अच्छा, इसी को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो इधर माइनस का है उधर राइट में ले जाकर प्लस का लिखा जा सकता है? भाई बात तो एक ही है। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बिल्कुल इन्वर्स करके लिख दूं तो ये बनेगा। और अगर आप पहचानो तो क्या ये ही Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन होगा? क्या रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाई Na+। और सिंपल थर्मोडायनेमिक्स से कहती है कि यदि इक्वेशन को रिवर्स कर दिया जाए, यदि रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया जाए तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी या जो एंथैल्पी इधर प्लस की है वो ही इन्वर्स करने पर कैसी मिलेगी बेटा? माइनस की। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन बदल जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली? सिंपल, बहुत सिंपल बेटा, क्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान दें अगर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला गया इसका मतलब बच्चे लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीधी सी बात है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर अपन बात करें क्या रेंज रहती है बेटा? पोलिंग स्केल फॉलो किया जाएगा अगर कुछ नहीं बोला हो तो। फ्लोरीन की कितनी लिखी जाती है? 4। अब लेफ्ट में आते आते 3.5 कम करते जाइए ताकि याद भी रह सके। 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। यहां देखें तो क्लोरीन अप्रोक्स 3 के आसपास, 2.5, 2.1, 1.8, फिर से 0.3 कम, फिर से 0.3 कम और फिर से 0.3 कम। तो यहां अगर आप देखें 4 एलिमेंट आपके सामने। बोरोन की कितनी है बच्चे? 2 हो गई। कार्बन की है बेटा 2.5, एल्यूमिनियम 1.5 और सिलिकॉन 1.8। मैंने कहा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी बच्चा? एल्यूमिनियम की। फॉर्मल चार्ज ऑन मिडिल ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसका फॉर्मल चार्ज आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? V-L - S/2, जहां पर V क्या है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
लोन पेयर, ध्यान दें लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, और ऐसे बच्चे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मिडिल ऑफ ऑक्सन में अगर मैं चीजें अप्लाई करूं, ऑक्सन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, 6, माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें बेटा, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे, 2, माइनस अब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6/2, कुल मिलाकर के कितना आया बेटा, +1, तो फॉर्मल चार्ज मिडिल ऑक्सीजन का हो जाएगा बेटे +1। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए बस आप, इसमें और कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन के 7 होंगे बेटा, एक ऑक्सीजन के कितने हुए भाई, 8, 2 के कितने हो गए, 16, बस कुछ नहीं। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये आपकी हो जाएगी कौन सी, NO2। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेने बस आपको बेटा, एटॉमिक नंबर से टोटल इलेक्ट्रॉन पे चले जाइए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंटेन एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो वैलेंस शेल में तो वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखा जाए तो सल्फर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है बेटा, 3 ऑक्सीजन आपके पास में, तो आप ये SO3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब अगर मैं सल्फर की प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो बेटा सल्फर की प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन काउंट करने में इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या टोटल 12 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे क्या इसकी प्रॉपर्टी में, और 12 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, मतलब बेटा इसमें जो ऑक्टेट है वो एक्सटेंड कर जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, NO+ हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एज, अगर आप देखें डाई एटॉमिक स्पीसीज है बेटा, और डाई एटॉमिक स्पीसीज में आप सीधे सीधे क्या अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। NO+ की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन के 8, और एक प्लस है तो एक चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है बेटा 3, तो यहां भी देखें, यहां भी 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, यहाँ है 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर किस में आ रहा है बेटा, फर्स्ट में आ रहा है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 3 और 3 हो जाएगा। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, देखिएगा बेटा BeF2 की यदि बात करें तो ये बनेगा केस AB2L0 का, और पूरी सिमेट्रिकल सिचुएशन है, इसका डाइपोल मोमेंट हो ही कितना जाएगा, 0। CCl4 ये भी बेटा पूरा सिमेट्रिकल अप्लाइड होगा, AB4L0 जिसका डाइपोल मोमेंट कितना रह जाना है, 0। SO3 कंप्लीट सिमेट्रिकल सिचुएशन, AB3L0 इसका भी म्यू 0 रहेगा। लेकिन अगर H2O की बात करें तो AB2L2 का केस है बेटा, देखिएगा इधर ये सिचुएशन आपके पास इसमें H2O की है, और इसमें क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट एरो ऊपर की तरफ जाएगा, इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा, लोन पेयर अवे फ्रॉम मॉलिक्यूल। कुल मिलाकर के बेटा, कुल मिलाकर के इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो नॉन जीरो। मैक्सिमम इसी का आएगा क्योंकि बाकी तीनों के तो है ही कितने बेटा, 0 है। शेप ऑफ BrF5 देखिएगा, ब्रोमीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, एक हेलोजन एक बॉन्ड बनाएगा जब वो सराउंडिंग में हो, तो 5 फ्लोरीन आपके पास में है, बाई सिग्मा बॉन्ड्स आप 5 फ्लोरीन इसमें अटैच कर दीजिए, तो क्या रहा, AB5 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे, और एक क्या रहेगा बेटा, लोन पेयर, तो AB5L1 अगर देखा जाए तो टोटल 6 हो गए, 6 के हिसाब से बेसिक तो क्या होता है, बेसिक होता है ऑक्टाहेड्रल, ये है बेसिक। लेकिन अगर आप देखें यहां पर तो बेटा क्या आपके पास एक लोन पेयर है क्या, अगर एक लोन पेयर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो बेटा ये लोन पेयर मैं अप्लाई कर रहा हूं इसमें,
अब अगर आप इसकी फाइनल शेप निकालेंगे लोन पेयर अप्लाई करने के बाद में, तो ये लोन पेयर यहां रहना है। अब क्या शेप बचेगी, अगर आप इन चारों को मिला देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट है, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड देन जीरो ओवरलैप विल टेक प्लेस बिटवीन। सुनिएगा बेटा अच्छे से कि जब पी वाले आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ये शर्त है, जरूरी है कि ओवरलैपिंग या तो ऐसी होनी चाहिए कोलेटरल या होनी चाहिए बेटा कोएक्सियल। अगर बेटा दोनों पी डिफरेंट है, जैसे एक पी एक्स और एक पी वाई आपने लिया, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर सिचुएशन में क्या रहेगा बेटा कि दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें यहां बन जाती है क्या, नोड रहती है, और नोड के बीच में आ जाने से ओवरलैपिंग होगी ही नहीं बेटा। यानी ये शर्त है कि अगर पी में ओवरलैपिंग करवानी है आपको तो बच्चे दोनों पी सेम होने चाहिए। चाहे तो आप इसे एज ए ट्रिक भी लिख सकते हैं बेटा, सिंपल सी एक ट्रिक की फॉर्म में यदि अपन लिख लें तो क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, सुनिएगा। कि पहली कंडीशन ही क्या है, बोथ पी मस्ट बी सेम। अब यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी सेम आ गई तब तो बनेगा सिग्मा, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफरेंट अगर आ जाए तो बनेगा पाई। और फिर मैं कह रहा हूं स्पेशल पॉइंट बेटा कि अगर दोनों पी ही डिफरेंट है तो ध्यान दीजिएगा वो सीधे सीधे जीरो ओवरलैप के केस में चला जाएगा, बॉन्डिंग होगी ही नहीं। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड देन जीरो ओवरलैप, जीरो ही पूछ रहा है बेटा, दोनों पी सेम है, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, दोनों पी सेम है बनेगा। यहां क्या दोनों पी ही अलग हो गए बेटा, और दोनों पी ही अलग है तो जीरो ओवरलैप के केस में चला जाएगा। रही बात फोर्थ ऑप्शन की, तो बेटा एस कैसा होता है, स्फेरिकल है, और ये आपके पास में मान लीजिए जेड एक्सिस है। अगर जेड एक्सिस है तो बेटा पी जेड कैसे बनेगा, ये वाली सिचुएशन में बनेगा। तो कहीं ना कहीं क्या एस और ये पी वाला जो ये वाली लोब है, क्या इनके बीच में बहुत आसानी से ओवरलैपिंग हो पाएगी, बिल्कुल बेटा बहुत आसानी से इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग तब नहीं होती जब सामने नोड आ जाए। कहना क्या चाहता हूं सुनिएगा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होती कि पी की नोड के सामने एस इस तरह से आया होता तो ये जीरो ओवरलैपिंग का केस होता, यानी यहां भी आराम से बॉन्ड बन जाएगा। जीरो ओवरलैपिंग का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 की यदि बात करी जाए तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास में, कोई भी कार्बन आप कंसिडर करें भाई, ये सिग्मा 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 और एक एक है इनमें कौन सा बेटे, पाई। अगर आप इस कार्बन की बात करें तो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दो सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन है sp। चाहे ये कार्बन देख लें तो भी दो सिग्मा, ये कार्बन देखें तो भी दो सिग्मा, यानी सभी कार्बन का इसमें जो भी है अवेलेबल उन सबका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp। Which of the following hybridization involve intermixing of 5 atomic orbitals? सुनिएगा बेटा, यहां आप हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या काउंट करें, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड बनते हैं, यानी जितने हाइब्रिड बने हुए हैं उतने एटॉमिक रहे होंगे। तो यहां गिने बेटा एक एस का और 3 पी के, तो वास्तव में यहां कितने मिक्स हुए होंगे, 4। एक एस का, 3 पी के और एक डी का, 5। एक डी का, एक एस का और 2 पी के, 4। एस का 1, पी के 3 और डी के 2, कितने हो गए बेटा, 6। तो आंसर सीधे सीधे कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, थर्ड। If temperature of an ideal gas at V volume is increased from 0 degree Celsius to 273 degree Celsius at constant pressure, then final volume of gas would be।
बच्चे पीवी बराबर एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है जहां पर आर गैस कांस्टेंट होता ही है, आर गैस कांस्टेंट होता है बेटा। टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है भाई, प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहा है। गैस के मोलों के लिए कुछ नहीं बोला उसने कि कुछ गैस एस्केप हो गई, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, तो आप ये भी कांस्टेंट लेके चलेंगे। ऐसी स्थिति में V और T में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, V2/V1 बराबर T2 बाई T1। फाइनल वॉल्यूम आपको सोल्व करना है, इनिशियल V मान लीजिए, T2 ध्यान दीजिएगा बेटा केल्विन में पुटअप करना है, तो क्या हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस है और साथ में 273 केल्विन में बदलने के लिए, और जीरो का कितना हो जाएगा बेटा 273 ऐड कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये आपका रेशो 2 आ जाना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बेटे 2V। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होंगी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर एमओटी में डायटोमिक स्पीसीज में फॉलो करूं तो हर वो स्पीसीज जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन हो वो सारी पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। और इवन इलेक्ट्रॉन में से बेटा B2, O2 और S2, इन तीनों की कैटेगरी में भी बेटा दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये सिचुएशंस चली जाती हैं सारी किसमें बच्चे, पैरामैग्नेटिक में। और जो भी अदर सिचुएशन बनेंगी वो सब किस में चला जाएगा, डायामैग्नेटिक में। फिर सुन ले, अगर एमओटी डायटोमिक की बात हो रही है तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज B2, O2 और S2, वो भी विदाउट चार्ज का, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना, तब तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो आंसर आपका इसमें N2, ना तो वो ओड इलेक्ट्रॉन है ना वो B2, O2, S2 है, तो किस में चला जाएगा बच्चे, डायामैग्नेटिक में। O2 2 माइनस, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये वाला केस है, नहीं बेटा, ध्यान दे, सिर्फ O2 पे चार्ज नहीं होना चाहिए, तो और इवन इलेक्ट्रॉन का केस है, डायामैग्नेटिक हो रहा है। B2 स्पेशल ये वाला केस हो गया बेटा, ये आपका पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, a gaseous mixture contain 80 gram of methane and 220 gram of CO2. If the total pressure of the mixture is 10 atm, then the partial pressure of methane, अगर आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की जरूरत ही नहीं है बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन क्या होगा बेटा, मोल ऑफ मीथेन बाय टोटल मोल में मीथेन के प्लस CO2 के, और कितना प्रेशर है बेटा टोटल इसमें 10 atm। मीथेन के मोल निकाल लीजिए, मीथेन का वेट 80, मोलर मास 16, CO2 वेट 220, मोलर मास 44, और सोल्व कर लीजिए भाई, 5 मोल इसके हो गए, 5 इसके हो गए, ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेटा कितना एटीएम प्रेशर आ रहा है, 5 atm प्रेशर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की यदि बात करी जाए, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये सुनिएगा। अगर बात करें अपन P की और बॉन्डिंग फॉलो करें, यहां पर आमने सामने जो दोनों वेव हैं बेटा आराम से मिक्स हो पाएंगी, तो कहीं ना कहीं इनके मिक्सिंग से यहां पर एक बड़ा प्लस बन जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बड़ा प्लस बनेगा। कुल मिलाकर क्या रह जाना है बेटा, ये छोटा माइनस बड़ा प्लस और द छोटा माइनस। कौन सी सिचुएशन है बेटा ये, पी का सिग्मा बॉन्डिंग। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसके अंदर बेटे, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसमें। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे पूछे गए करेक्ट स्टेटमेंट।
स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। एकदम सही बात है बेटा, पोलराइजेशन की बात चल रही है, फजान्स रूल। लार्जर दी साइज ऑफ एनायन, देखिए फजान रूल की सिंपल बात करें तो छोटा कैटायन होना चाहिए और बड़ा एनायन होना चाहिए, और वो ही बातें यहां दोनों में बोली गई हैं कि स्मॉलर दी साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर और लार्जर दी साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, दोनों एकदम सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, कैटायन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d10 इज लेस पोलराइजिंग। हाँ बेटा, सिंपल में बात करूं तो ये एक तरह से बोल रहा है डी ब्लॉक के लिए और ये बोल रहा है एस ब्लॉक के लिए। कुछ सोच रहे होंगे कि एस की बात क्यों कर रहा है, यहां पर समझाता हूं। भाई कैटायन जब बनाएगा, सोडियम यदि कैटायन बनाएगा तो Na+ बनाओगे आप, और Na+ बनाने के बाद पीछे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही तो बचेगा। और मुद्दा ये है बेटा कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में से ज्यादा पोलराइजेशन डी ब्लॉक वाला करता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, और ये बोल रहा है कि लेस पोलराइजिंग पावर। तो ये तो बात गलत हो गई बेटा, क्योंकि ज्यादा पोलराइजेशन करता कौन है, डी ब्लॉक वाला। क्यों करता उसका भी कारण है। जब इलेक्ट्रॉन बेटा n-1d में एंटर करेगा और सिग्मा शील्डिंग जो है ना वो डी की कम होती है, अगर सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा से आप अप्लाई करें, सिग्मा यदि कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा करेगा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा करेगा बच्चे। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें जो सी स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। इसने पूछे कौन से बेटा, करेक्ट, तो करेक्ट में आ जाएगा ए एंड बी ओनली। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। 1 dBi is equal to 3.3 into 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। भाई dBi होता क्या है, चार्ज मैग्नीट्यूड इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम, इसकी यूनिट होगी मीटर, तो आंसर हो जाएगा बेटा कूलाम इंटू मीटर यूनिट में रहेगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। कैनोनिकल फॉर्म्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। बेटा ये बात एकदम सही है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलो चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो, वो सारी इमेजिनरी होती हैं, उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। रियल एग्जिस्टेंस होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड से ही डिफाइन होती हैं। तो फिर स्ट्रक्चर्स क्यों दी जाती हैं, स्ट्रक्चर सिर्फ ये बताती हैं कि ये वाली बातें आप फॉलो करोगे तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड तक पहुंच जाओगे। समझिए एग्जांपल से, बेंजीन की आप ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना के चलते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि इनके बीच में रेजोनेंस कंटिन्यू रहता है, रेजोनेंस चलता रहता है। फाइनली आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जिसमें आप इस तरह की कंडीशन बना देते हैं। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस रियल होता तो आपको यहां पर बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर लेंथ और कार्बन डबल कार्बन की अप्रोक्स 134 पिकोमीटर लेंथ देखने को मिलती, पर ऐसा नहीं होता बेटा। बेंजीन में ना ये मिलता है ना ये मिलता है, कार्बन कार्बन 139 पिकोमीटर के आसपास मिलता है, जो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि एग्जिस्टेंस इन दोनों की वास्तव में नहीं है। इन दोनों की सहायता से तो ये समझाया गया कि इनके बीच में रेजोनेंस करवा के आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस एकदम सही है ये तो बेटा। सेकंड बोला गया देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स, गलत, बिल्कुल गलत है बेटा। भाई चलो सिंपल सी चीज देखो आप, इक्विलिब्रियम का साइन ये होता है, क्या कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ऐसा साइन लगाते हैं, कभी नहीं लगाते बेटा। इक्विलिब्रियम टोटोमर्स के बीच में होता है, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी डिपिक्टेड बाय सिंगल लेवाइस स्ट्रक्चर। सही बात है ना बेटा, कि अगर आप रेजोनेंस का हाइब्रिड आप ये बना के चल रहे हैं तो क्या सिंगल स्ट्रक्चर से थोड़ी बनाया आपने, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की, फिर उनका कॉम्बिनेशन बना करके आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा बेटे, बी जो है वो गलत है।
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टोलुइन। भाई टोलुइन की स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, ये टोलुइन है। जल्दीबाजी में बच्चा अब जो मैं हाइड्रोजन बना रहा हूं वो काउंट नहीं करता और बस वही एरर होती है बेटा, इसका ध्यान रखना आप। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 ही हो गए बेटा, कितने हो जाएंगे 15। कन्वर्जन ऑफ BF3 into BF4 माइनस चेंजेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन फ्रॉम, ठीक है। BF3 की बात करो, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे बेटा और 3 फ्लोरीन ने ये सिग्मा 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 बॉन्ड बनाया। क्या कंडीशन है, AB3L0, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। जब BF4 माइनस बनाएंगे तो सिचुएशन इनिशियल यही थी, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, F माइनस अब इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ेगा, लेकिन है तो सिग्मा ही, तो अभी भी 4 सिग्मा आपके पास AB4L0, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3। तो कंडीशन होगी sp2 से sp3। लीस्ट कंप्रेसिबल गैस, ध्यान दीजिएगा बेटा, लीस्ट कंप्रेसिबल गैस वो होगी जिनमें मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स हो। और यदि मैं बात करूं यहां पर तो बेटा मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स का केस नाइट्रोजन में। भाई अगर मैं वंडरवॉल कांस्टेंट A के हिसाब से चलूं तो हीलियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर मीथेन है बेटा, तो ये कैटेगरीज है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो मिनिमम, भाई ये दोनों तो गिवन ही नहीं ऑप्शन में, तो मिनिमम A वैल्यू किसकी है बेटा, नाइट्रोजन की, और A अगर कम है तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या है, कम है। अट्रैक्शन यदि कम होगा तो उस गैस को आप कैसे कंप्रेस कर पाओगे आसानी से, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे, फोर्थ। A balloon filled with 0.2 mole of ideal gas at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम आपसे पूछा गया है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हुए nRT/P हो जाएगा। कितने मोल है, 0.2 मोल, R लीटर ATM के हिसाब से बेटा 0.082, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 2 ATM आपको दिया हुआ है। यहां से आप सोल्व करेंगे, हाँ बच्चा, 2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट करके इधर, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आया 0.1, 8.2 और 2.73। इन दोनों का मल्टीपल अप्रोक्स 22 के आसपास चला जाएगा बेटा, और ये 0.1 है तो ये कितना हो गया बेटा 2.2 के अप्रोक्स आपका आंसर आना है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें इलेक्ट्रॉन की सीधी काउंटिंग से, एक सिंपल सी ट्रिक कि 14 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और ध्यान दीजिए ये सिर्फ तब लगाएंगे जब स्पीसीज कैसी होगी, डाईएटॉमिक। कुछ बच्चे इसको पॉलीएटॉमिक में भी अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं करें बेटा, डाईएटॉमिक में अप्लाई होगा। अब राइट में अगर जा रहे हैं तो भी आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर कम कर दें, और यदि लेफ्ट में आ रहे हैं तो भी आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर कम कर दें। ये सिंपल सी आपकी ट्रिक फॉलो हो जाएगी इसमें। तो आपके पास में O2 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने रहे बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। O2 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा O2 प्लस, उसके बाद में O2 और उसके बाद में O2 माइनस।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होंगे बेटा? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट inert gases are known as representative elements. तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सोडियम। भाई ये तीनों ही आपके किस में हो गए बेटा? डी ब्लॉक में चले जाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ गैस विल बी मैक्सिमम एट, ठीक है बेटा, पीएम बराबर क्या होता है? डीआरटी। तो डेंसिटी बराबर पी एम बाई आर टी। अगर आपको डेंसिटी ज्यादा चाहिए तो प्रेशर ज्यादा लेना होगा और टेम्परेचर कम लेना होगा। सिंपल मैथ है बेटा। तो क्या कंडीशन लेनी होगी आपको? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आंसर मस्ट बी 4। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। फिर वो इक्वेशन आप लगा दीजिए, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, पीवी बराबर एनआरटी। अच्छा, डेंसिटी पूछा है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? पी एम बराबर डी आर टी लगा दो सीधे। तो डी बराबर क्या रहेगा बेटा? पी एम बाई आर टी। एसटीपी सिचुएशन पे प्रेशर हो गया 1 atm बेटा। O2 का मोलर मास हो गया 32, आर वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम, और टेम्परेचर कितना हुआ? 273 केल्विन। 2 डेसिमल फिर यहां शिफ्ट करूं तो 2 इधर आ जाएंगे, 32, और इन दोनों का मल्टीपल अप्रोक्स 22 के आसपास आता है बेटा। तो यहां पर आंसर 1 पॉइंट आगे जो भी आना है, मैं 4 ऑप्शन जो देख पा रहा हूं बेटा, उसमें से मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि पहला ऑप्शन टिक कर देना चाहिए अपन को, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी बाकी ऑप्शनों में से ऐसा नहीं है जिसमें आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सिर्फ पहले ऑप्शन में ही आएगा। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बेटा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मतलब विद इन मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग हो रही है, और विद इन मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग होने के लिए शर्त क्या है? कि स्टेरिकली अप्रोचेबल कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। तो बेटा अगर मेटा की बात करें, पैरा की बात करें, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है और स्टेरिकली अप्रोच कंडीशन नहीं होती। तो वास्तव में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग सिर्फ इन दोनों के बीच में, यहां इस मॉलिक्यूल में ही हो पाएगी। आंसर होगा 3rd। IUPAC ऑफिशियल नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 107। देखिएगा बेटा, ये 6D सीरीज, जिनके एटॉमिक नंबर भाई 14 यहां पर एक्टिनोइड्स होंगे, उसके बाद 104 से शुरू होगा वापस से। वन 107 किसका है बेटा? अब बहुत सिंपल सी चीज आपको महसूस हो रही होगी, कहीं ना कहीं इसके सिंबल की सहायता से इसके नाम तक आप अप्रोच कर पा रहे हो क्या? BH से रिलेटेड इन चारों में से सिर्फ कौन सा नाम हो सकता है बेटा? बोरियम, और कोई नाम हो ही नहीं सकता। समझे क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पोलिंग स्केल की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी फ्लोरीन की, और सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है बेटा? ऑक्सीजन। इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 2, ठीक है, Z बराबर क्या होता है बच्चे? V रियल बाई V आइडियल। Z की वैल्यू आपको 2 गिवन है, और साथ में बोला है 1 मोल गैस, तो 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो V रियल कितना हो जाएगा बेटे?
44.8 लीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ध्यान दें, जो sp3d कैटेगरी होती है, बेसिक ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो ये एक्सियल, ये दोनों एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। यहां पर बेटा एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से क्या होती है, ज्यादा। यानी यहां पर बॉन्ड एक जैसे एटम्स के बीच में बने हुए तो भी सेम नहीं होंगे। देखिए, ये sp3d2 का केस आ रहा है, ये sp2 का केस है, ये भी sp2 का है और ये है sp3d का केस। तो ये वाली सिचुएशन इसमें फॉलो होगी। जो स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बननी है, टी शेप, बेंट टी शेप एग्जैक्टली। और जो एक्सियल वाली लेंथ है और जो इक्वेटोरियल वाली लेंथ है वो दोनों सेम नहीं पाई जाएंगी इसमें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वैल्यू ऑफ वंडर वॉल कोफिशिएंट ए इज मैक्सिमम। अमोनिया हो जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं किस वजह से, ड्यू टू H बॉन्डिंग की वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा और A की वैल्यू ज्यादा रहेगी। CO बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4। 2 O माइनस के हैं तो 2 तो बना देंगे सिंगल बॉन्ड और एक आप बना दोगे बेटा डबल। ठीक है, टोटल अगर CO के बॉन्ड की मैं बात करूं तो काउंट करो 1 2 3 4 और CO के पेयर कितने हैं, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो हो जाएगा 4/3 आंसर 1.33। भाई बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके ज्यादा समय खराब नहीं करना बेटा आपको, आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी की अगर बात करें, कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, एकदम सही बात है बेटा। केटीजी ने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन कंसिडर की थी वो परफेक्ट इलास्टिक कंसिडर की गई थी बेटा, ये स्टेटमेंट सही है। एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन दी गैस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, सही बात है बेटा कि पार्टिकल्स जो हैं, अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड हो सकती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है बेटा। तो अपन फॉलो क्या करते हैं, अपन एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव इन ओनली वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन में चलता है ये तो सही है कि ये कंटेनर है, ये है स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये गलत है बेटा। भाई अगर वो यहां चल रहा है और अगर सामने कोई पार्टिकल आ गया तो वो उससे कोलाइड करके अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करके फिर अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या आपसे, इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें। चार्ल्स की अगर बात करें बेटा तो Vt बराबर क्या होगा, V0 प्लस ये इनिशियल वॉल्यूम, और इंक्रीज वॉल्यूम कितना होता है बेटा, V0T/273.15। बस कुछ नहीं करना आपको, यहां से V0 कॉमन ले लेना है तो क्या आ जाएगा बेटा, सीधा आपका आंसर फर्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ। जब भी लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात हो ना तो हाइड्रोजन तो हटा ही देना बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है। अब पीरियडिक टेबल में बेटा नॉर्मल लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, कम होती है बेटा, तो कार्बन से छोटा होगा नाइट्रोजन। मुद्दा ये, अब इन चारों ऑप्शनों में से मुझे बॉन्ड लेंथ ज्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या कार्बन वाला केस फॉलो हो सकता है बच्चे। नेक्स्ट, कार्बन इन C2H2 इज sp हाइब्रिडाइज। अगर C2H2 की बात करें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है और कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2। भाई इसमें एक सिग्मा और इधर बेटा
1 सिग्मा और 2 पाई। तो ये कार्बन बेटा 2 सिग्मा बना रहा है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको बेटा कि शेप भी कैसी है, लीनियर शेप है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी एकदम सही है। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा।